Hello friends, myself Dr. Deepak Verma, and today I will teach you the topic storage class into the C programming. Storage class is an important concept. When we declare a variable into the C programming, then generally we follow the syntax data type space variable name and semicolon. In practice we do this, but this is not the complete declaration of a variable. If we want to declare a variable completely, then we have to follow the syntax storage class space data type space variable name and then semicolon. बट सी कंपाइलर आपको अलाउ करता है विदाउट स्टोरेज क्लास के आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन को, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं विदाउट स्टोरेज क्लास के तो कंपाइलर अपनी तरफ से ऑटोमेटिकली वेरिएबल को ऑटो टाइप का या ऑटोमेटिक टाइप का इम्प्लीमेंट कर देता है वेरिएबल को, यानी कि स्टोरेज क्लास अपने आप ही ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास अप्लाई हो जाती है इन द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड using without any storage class. But we should use storage class before data type for declaring a variable. So आज देखते हैं कि स्टोरेज क्लास की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है सी प्रोग्रामिंग में, क्यों इसका यूज़ करते हैं, अगर यूज़ करते हैं तो उससे सी कंपाइलर के बारे में या वेरिएबल के बारे में हम क्या चीज़ बता सकते हैं, क्या बेनिफिट होता है, कितने टाइप की होती है, और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि इसका यूज़ किस तरीके से किया जाता है. सो आज के कंटेंट्स हैं स्टोरेज क्लास एंड सी प्रोग्रामिंग, टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लास, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, इसका एग्जांपल देखेंगे. फिर रजिस्टर स्टोरेज क्लास, इसका एग्जांपल देखेंगे. देन स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड देन एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. दीज आर बेसिकली 4 काइंड्स ऑफ स्टोरेज क्लास. स्टोरेज क्लास बेसिकली वेरिएबल के बारे में 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताती है, 4 इंपॉर्टेंट बातें बताती है. पहला कि वेरिएबल डिक्लेयर जब किया गया है उस समय अगर स्टोरेज क्लास नहीं लगी हुई है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑटोमेटिक टाइप की हो जाएगी. लेकिन अगर आपने स्टोरेज क्लास का यूज किया है तो फिर वो 4 कॉन्सेप्ट जो बताते हैं वो ये हैं कि पहला, इसको मेमोरी में स्पेस कहाँ मिलेगा, और दूसरा डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी वेरिएबल की अगर वेरिएबल इनिशलाइज नहीं किया गया है तब. And the third one, what will be the scope of that variable, and the fourth one, what will be the life of that variable. These are 4 major aspects that are specified by storage class. चारों स्टोरेज क्लास में ये 4 एस्पेक्ट्स वेरी करती हैं: स्टोरेज, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ. तो देखते हैं फ्रेंड्स कि चारों में क्या क्या डिफरेंट है, कौन सी स्टोरेज क्लास में कौन सा कॉन्सेप्ट है. सो कंटिन्यू करते. तो द स्टोरेज क्लास, यूजिंग स्टोरेज क्लास वी कैन यूज स्टोरेज क्लास फॉर कंप्लीट डिक्लेरेशन, जो कि मैंने आपको बताया कि स्टोरेज क्लास का यूज करते हैं फॉर कंप्लीट डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल. कहाँ पर यूज करना है, सबसे पहले स्टोरेज क्लास लगाएंगे, देन स्पेस डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल का नाम एंड देन सेमीकोलन. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ कंप्लीट डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल. अगर आपने स्टोरेज क्लास लगाई है किसी वेरिएबल में तो अ स्टोरेज क्लास ऑफ अ वेरिएबल टेल्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. वो ये 4 इन्फॉर्मेशंस बताती है. द फर्स्ट वन लोकेशन, इट मीन्स स्टोरेज, कि वेरिएबल को स्टोरेज कहाँ मिलेगा, वेरिएबल कहाँ स्टोर होगा. द सेकंड वन डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, एंड द थर्ड वन स्कोप ऑफ द वेरिएबल, एंड द फोर्थ वन लाइफ ऑफ द वेरिएबल. देखिए, स्कोप ऑफ द वेरिएबल और लाइफ ऑफ द वेरिएबल दोनों चीज़ें अलग अलग हैं. हो सकता है किसी ब्लॉक में वेरिएबल का स्कोप ना हो बट उसकी लाइफ एग्जिस्ट करती हो, उसकी लाइफ इट मीन्स उसका सर्वाइवल हो, बट उसकी वैल्यू यूटिलाइज ना हो सकती हो, उसका स्कोप वहाँ पर ना हो, ऐसा पॉसिबल है. इसलिए स्कोप इज अ डिफरेंट थिंग एंड लाइफ इज अ डिफरेंट थिंग. तो दीज आर द 4 एस्पेक्ट्स. ये 4 बातें हम बता सकते हैं किसी भी वेरिएबल के बारे में अगर हमने स्टोरेज क्लास का यूज़ किया है. लोकेशन, स्टोरेज, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप ऑफ द वेरिएबल एंड लाइफ ऑफ द वेरिएबल. और अगर हमने नहीं यूज किया स्टोरेज क्लास तो हम जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगी ऑन दैट वेरिएबल. इट मीन्स इफ वी डोंट यूज स्टोरेज क्लास देन इट इज ऑटोमेटिकली डिक्लेयर्ड एज ऑटो या ऑटोमेटिक टाइप की डिक्लेयर हो जाएगी.
तो स्टोरेज क्लास का ये बेनिफिट है कि हम ये चार बातें स्टोरेज के बारे में भी बता पाते हैं. देन द फर्स्ट वन, दीज आर द 4 काइंड्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस: ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास, रजिस्टर स्टोरेज क्लास, स्टैटिक स्टोरेज क्लास एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास. इन चारों ही स्टोरेज क्लास में वो जो चार बातें मैंने बताई थी, जो चार एस्पेक्ट्स बताई थी, उनको वो वेरी करेंगी: स्टोरेज, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू, स्कोप एंड लाइफ. ऑटोमेटिक में डिफरेंट होंगी, रजिस्टर में डिफरेंट होंगी, स्टैटिक में डिफरेंट होंगी और एक्सटर्नल में डिफरेंट होंगे. तो वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वन, ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. इन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास देखिए, स्टोरेज ऑटोमेटिक का मेमोरी में होगा. स्टोरेज के लिए दो पॉसिबिलिटी रहती हैं, दो वैल्यूज रहती हैं, अदर मेमोरी और सीपीयू रजिस्टर. तो ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल का स्टोरेज मेमोरी में रहता है. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहती है, जो कि 45,223 से लेकर और -54,8796 के बीच में कोई वैल्यू होगी. इट मीन्स इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बट इट विल बी अ गार्बेज वैल्यू. स्कोप, लोकल टू द ब्लॉक वेयर वेरिएबल इज डिफाइंड. जिस ब्लॉक में वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, डिफाइन किया गया है, उसी ब्लॉक में स्कोप वेरिएबल का रहेगा अगर वो ऑटोमेटिक टाइप का है. एंड लाइफ टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक. जैसे ही ब्लॉक ओवर हो जाएगा, वेरिएबल की लाइफ भी खत्म हो जाएगी. इट मीन्स वेरिएबल विल बी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड. तो दीज आर द 4 वैल्यूज ऑफ ऑटोमेटिक टाइप वेरिएबल. द फर्स्ट वन, स्टोरेज मेमोरी में, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू, स्कोप लोकल, जिस ब्लॉक में डिक्लेयर है स्कोप उसी ब्लॉक में रहेगा और लाइफ भी उसी ब्लॉक में रहेगी. इट मीन स्कोप और लाइफ दोनों ही लोकल टू द ब्लॉक इन विच द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड. ये होती है. किसी भी ब्लॉक में हम ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. ओनली लोकल वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स कैन बी ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. एक चीज और, अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय स्टोरेज क्लास का यूज नहीं किया गया है तो भी बाय डिफॉल्ट वेरिएबल ऑटोमेटिक टाइप का ही हो जाएगा. एक एग्जांपल से देखते हैं इसको. दिस इज एन एग्जांपल. वर्ड मेन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है ऑटो इंट आई. अगर ऑटो नहीं लगा होता तो भी ये ऑटो टाइप का ही रहता, ऑटो इंट आई. और प्रिंटफ परसेंटेज डी और आई को प्रिंट कराया गया है गेट सी एच. तो आई के देखिए डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी, गार्बेज वैल्यू आ जाएगी -28765, क्योंकि इनिशियलाइज नहीं किया गया था. स्टोरेज कहाँ मिला होगा इसको? मेमोरी में. डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू मिल गई है, जो भी देख रहे हैं आप. और स्कोप मेन के अंदर ही इसका स्कोप है, क्योंकि मेन वेरिएबल के अंदर ही डिक्लेयर किया गया है. मेन के बाहर अगर कोई और फंक्शन होता है इस प्रोग्राम में और वहां पर हम आई को यूज करते तो वहां पर इसका स्कोप नहीं होता और वो बताता कि दिस वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड या कुछ और एरर आती. और इसका लाइफ भी मेन के अंदर ही रहेगा, किसी दूसरे फंक्शन में नहीं रहेगी इसकी लाइफ. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक. सेकंड एग्जांपल देखिए. मल्टीपल ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक में बार बार अगेन वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है आई. देखिए फर्स्ट वन, वाइड मेन, इसमें पहली बार डिक्लेयर किया गया है आई को. ऑटो इंट आई इज इक्वल टू 79. बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा. अगेन एक ब्लॉक स्टार्ट हुआ है, वहां पर फिर से उसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है ऑटो इंट विद द वैल्यू 89. एंड उस ब्लॉक में अगेन नेक्स्ट ब्लॉक में ऑटो इंट आई इज इक्वल टू 99. अब देखिए इनर मोस्ट ब्लॉक में जब प्रिंट कराया गया है प्रिंटफ परसेंटेज डी आई, तो जो इनर मोस्ट ब्लॉक में जो आई की वैल्यू है वो जो रिसेंटली डिक्लेयर हुआ था या इनिशियलाइज किया गया था वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी. क्यों? क्योंकि इस समय किस ब्लॉक में है? इनर मोस्ट ब्लॉक में है. कंट्रोल स्टेटमेंट, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट, इसलिए आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 99. किसमें? इन ब्लॉक नंबर 3. जैसे ही इसके बाहर जाएंगे तो ब्लॉक खत्म हो जाएगा. जैसे ही ब्लॉक खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और अब जब बाहर जाएंगे वहां जो प्रिंटफ लिखा हुआ है उसमें आई की वैल्यू 89 मिलेगी हमको इस प्रिंटफ, सेकंड प्रिंटफ पे, क्योंकि पहला इनर मोस्ट ब्लॉक खत्म हो चुका है तो वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. कौन सा वेरिएबल? आई नाम का वेरिएबल, बट वो आई जिसमें वैल्यू कितनी थी? 99 थी. बट दूसरा आई जिसमें वैल्यू, ये तीनों देखिए, ये तीनों वेरिएबल आई अलग अलग हैं. फर्स्ट वन 79, नाम तीनों का सेम है आई, बट डिफरेंट ब्लॉक्स में है. तो डिफरेंट ब्लॉक्स में सेम नाम के वेरिएबल हो सकते हैं. जैसे ही ब्लॉक खत्म होगा वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो इनर मोस्ट ब्लॉक कंप्लीट होगा तो आई इज इक्वल टू 99, ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बाहर आएंगे प्रिंटफ परसेंटेज डी आई. अब यहाँ पर आई की वैल्यू 89 प्रिंट होगी
और जैसे ही ब्लॉक खत्म होगा ये वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर आउटर मोस्ट वेरिएबल आउटर मोस्ट ब्लॉक में आएंगे जो कि मेन ब्लॉक है, उसमें प्रिंटफ कराएंगे तो प्रिंटफ की वैल्यू कितनी है उस समय 79, और जैसे बाहर आएंगे तो ये वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट मीन्स ब्लॉक के खत्म होते ही वेरिएबल का स्कोप और लाइफ दोनों ही खत्म हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले 99, देन 89 एंड देन 79। ओके, इनर मोस्ट ब्लॉक में 99 और मिडिल ब्लॉक में 89 और आउटर मोस्ट ब्लॉक में 79। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास। वेरिएबल का स्कोप और लाइफ दोनों ही लोकल होती हैं। और अगर पिछले प्रोग्राम में देखा था कि अगर इनिशियलाइज नहीं किया है तो डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होगी, गार्बेज वैल्यू रहेगी। स्टोरेज मेमोरी में होता है वो आप देख नहीं पाएंगे, उसको दिखा नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन स्टोरेज जो है इसको दो जगह मिलता है किसी भी वेरिएबल को, आदर मेमोरी में या फिर सीपीयू रजिस्टर में। तो ऑटोमेटिक टाइप के वेरिएबल का स्टोरेज हमेशा मेमोरी में मिलता है। सीपीयू रजिस्टर केवल रजिस्टर स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को सीपीयू रजिस्टर में मिलता है। दिस इज द आउटपुट स्क्रीन 99, 89 and then 79. Then what is the conclusion? In the example, storage class is done in memory and hence we can declare I many times. क्योंकि storage class का यूज किया गया इसलिए हम एक ही वेरिएबल को कई बार डिक्लेयर कर सकते हैं अलग अलग ब्लॉक में। Scope says that it is only valid in the block function where it is defined. जिस किसी ब्लॉक में डिक्लेयर किया गया उसी में इसका स्कोप रहेगा। वह ब्लॉक खत्म, स्कोप खत्म हो जाएगा। देन सेकंड टाइप, रजिस्टर स्टोरेज क्लास। ये एकमात्र ऐसी स्टोरेज क्लास है जिस टाइप के वेरिएबल का स्टोरेज सीपीयू के रजिस्टर्स में होता है। बाकी तीनों में जो स्टोरेज होगा वो हमेशा मेमोरी में मिलेगा सारे वेरिएबल्स को, लेकिन रजिस्टर स्टोरेज क्लास में सीपीयू रजिस्टर में ही स्टोरेज मिलता है। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, स्कोप लोकल टू द ब्लॉक इन विच वेरिएबल इज डिफाइंड, एंड लाइफ टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्लॉक। इट मीन्स it is similar to the automatic storage class with only one difference, that is the storage. स्टोरेज के अलावा बाकी सब कुछ लोकल के जैसा ही है, जैसे लोकल वेरिएबल था वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। केवल डिफरेंस कहाँ पर है, स्टोरेज में, या इसका स्टोरेज कहाँ मिलता है, सीपीयू रजिस्टर्स में। इसका यूज कब करते हैं, सीपीयू रजिस्टर्स में इंटरनल रजिस्टर्स। तो जब कभी हमने कोई बहुत बड़ा लूप लगा दिया, फॉर आई इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल 20,000 सेमीकोलन आई प्लस प्लस। अब ये लूप 20,000 टाइम्स चलेगा। इट मीन्स अगर ये वेरिएबल ऑटोमेटिक टाइप का होता तो 20,000 टाइम्स सीपीयू एक्सेस करता आई वेरिएबल को मेमोरी से, और तब उसकी वैल्यू को टेस्ट करता और उसके बिहाफ पर लूप को एग्जीक्यूट कराता। तो 20,000 टाइम्स मेमोरी से सीपीयू वेरिएबल को एक्सेस करने में जो टाइम कंज्यूम होता, दिस इज बहुत ज़्यादा होता, और सीपीयू की स्पीड कम हो जाती, प्रोसेसिंग स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। इसलिए जब भी कभी बहुत ज़्यादा एक्सेस करना होता है, बहुत ज़्यादा बार फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना होता है किसी वेरिएबल को, तो उसको मेमोरी में स्पेस ना देके सीपीयू रजिस्टर्स में स्पेस दिया जाता है। और ऐसा मोस्टली बड़े बड़े लूप्स में ऐसा काम किया जाता है। उसके इसलिए ऐसा कैसे करेंगे, इसके लिए वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे रजिस्टर टाइप का, तो इसको स्पेस कहाँ मिल जाएगा, सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर में। और सीपीयू अपने इंटरनल रजिस्टर्स को फ्रीक्वेंटली एक्सेस कर सकता है या फास्ट एक्सेस कर सकता है एज कंपेरिजन टू वेरिएबल्स दैट आर स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। इसका यूज बेसिकली यहाँ पर करते हैं, रजिस्टर वेरिएबल का यूज। यहाँ पर हमें इफ द रजिस्टर इज इन सीपीयू हैज नो स्पेस देन स्टोरेज इज डन इन मेमोरी। अगर सीपीयू के रजिस्टर में स्पेस नहीं है, वहां पर कोई भी रजिस्टर फ्री नहीं है, तब उसको स्पेस पे मेमोरी में ही दिया जाएगा। ओके, तो दिस इज द यूज ऑफ, इसका बेसिकली यूज बस एक ही है कि इट इज द फास्टर देन ऑटोमेटिक, इट इज स्टोर्ड इन रजिस्टर। चूंकि ये सीपीयू के खुद के रजिस्टर्स में स्टोर है, इंटरनल रजिस्टर्स में इसको स्पेस मिलता है, इसलिए इसकी स्पीड फास्ट होती है एज कंपेरिजन टू द वेरिएबल्स स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। एग्जांपल में देखते हैं, रजिस्टर इंट आई प्रिंटफ आई गेट्स यस। यहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि स्टोरेज कहाँ, स्पेस कहाँ मिला हुआ है, बट सिंपली आई की वैल्यू को प्रिंट कर देगा आउटपुट स्क्रीन में। इस एग्जांपल में देखिए, रजिस्टर इंट आई इज इक्वल टू 79, सेम एग्जांपल है, सभी जगह ऑटो की जगह पर रजिस्टर कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्योंकि सारा चीज वही होता है, बस कोई स्पेस में डिफरेंस होता है, बाकी सारा स्कोप और लाइफ सेम रहती है जो कि ऑटोमेटिक में होती है, इसलिए यहाँ पर भी इनर मोस्ट ब्लॉक में आई की वैल्यू 99 और आउटर मोस्ट ब्लॉक मिडिल ब्लॉक में 89 और आउटर मोस्ट ब्लॉक में 79 रहेगी, जैसे कि क्योंकि स्कोप और लाइफ दोनों ही ऑटोमेटिक के और रजिस्टर के सेम रहते हैं। केवल डिफरेंस कहाँ पर होता है, डिफरेंस होता है स्टोरेज में।
स्टोरेज इसको कहाँ मिलता है, सीपीयू रजिस्टर में, जिससे कि सीपीयू फास्ट एक्सेसिंग कर सकता है रजिस्टर टाइप के वेरिएबल की, अगर उसको स्टोरेज कहाँ मिला हुआ है, सीपीयू के रजिस्टर्स में। तो जब भी किसी वेरिएबल को, किसी डेटा को फ्रिक्वेंटली एक्सेस करना होता है तब उसको इस टाइप का डिक्लेयर करते हैं, बाकी दोनों ऑटोमेटिक और रजिस्टर दोनों सेम होते हैं। तो कंक्लूजन, स्कोप सेज दैट इट इज वैलिड इन द ब्लॉक फंक्शन वेरी डिक्लेयर्ड। स्कोप और लाइफ दोनों चूंकि सेम होती हैं, तो जो कंडीशंस जो ऑटोमेटिक की थी वही सेम यहाँ पर भी रहेंगे रजिस्टर के केस में भी। डिफरेंस जो था वो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस कहाँ पर है, एक्सेसिंग में, एक्सेसिंग टाइम में। एक्सेस टाइम जो है वो रजिस्टर्स का बहुत फास्ट होता है अगर इसको स्पेस मिला है सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर्स में एज कंपेरिजन टू मेमोरी। तो एक्सेस टाइम यहाँ पर फास्ट होता है, ये एक मेजर डिफरेंस है ऑटोमेटिक में और रजिस्टर स्टोरेज क्लास में, बाकी दोनों चीजें सेम है। नेक्स्ट द थर्ड वन, स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये डिफरेंट है, इसका स्टोरेज मिलता है मेमोरी में स्टैटिक टाइप के वेरिएबल को। डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू नोट करिएगा इसकी जीरो होती है, इसमें गार्बेज वैल्यू नहीं होती, इसका डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी जीरो होती है। और स्कोप लोकल टू द ब्लॉक वेयर वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, स्कोप वही रहता है जो ऑटोमेटिक का होता है, बट लाइफ इज डिफरेंट, लाइफ वैल्यू परसिस्ट अमंग डिफरेंट फंक्शन कॉल्स। डिफरेंट फंक्शन कॉल्स में प्रीवियस जो भी चेंजेस किए गए थे वैल्यू में वो परसिस्ट करेंगे, वो सेफ रहते हैं या फिर वो सेव रहते हैं, और वही मॉडिफाइड वैल्यू नेक्स्ट फंक्शन कॉल में यूटिलाइज की जाती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोमेटिक एंड स्टैटिक। वहाँ यहाँ पर वेरिएबल की लाइफ खत्म नहीं होती है, केवल स्कोप उसका खत्म हो जाता है, बट लाइफ उसकी नेक्स्ट फंक्शन कॉल में रहती है। So this is the storage memory, default necessary value 0, scope local to the block, and life value persist among different function calls. It means life variable exists but scope is limited. एग्जाम्पल देखिए, स्टैटिक इन टाइप printf i, यहाँ पर तो सिंपली वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, इनिशियलाइज नहीं किया गया, स्टैटिक टाइप का है, इसलिए स्टैटिक टाइप का है तो डिफॉल्ट नेसेसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, आउटपुट आ जाएगा 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं डिटेल में कि इसका इंप्लीमेंटेशन। देखिए यहाँ पर डिफरेंट फंक्शन कॉल में यूज किया गया है। मेन फंक्शन में फंक्शन नाम के फंक्शन को 3 बार कॉल किया गया है। फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन की बॉडी देखिए, स्टैटिक इंट आई, एक वेरिएबल आई डिक्लेयर हो रहा है, किस टाइप का, स्टैटिक टाइप का। उसकी वैल्यू को प्रिंट कराया जा रहा है, प्रिंट करने के बाद आई प्लस प्लस कर दिया है, उसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया गया है। बट चूंकि वेरिएबल स्टैटिक है, उसका स्कोप लोकल है, इट मीन्स आई को हम मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं करा सकते या यूज नहीं कर सकते, बट हम फंक्शन के थ्रू वहां दोबारा जब आएंगे तो उसकी अपडेटेड वैल्यू हमें मिलेगी एवरी टाइम। अगर यहाँ पर ऑटो होता तो तीनों टाइम्स आउटपुट इसका आता 1 1 1, क्योंकि ऑटोमेटिकली जैसे ही खत्म होता ब्लॉक, वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता और नेक्स्ट टाइम वो रीडिक्लेयर होता। बट यहाँ पर चूंकि स्टैटिक है इसलिए वेरिएबल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो वेरिएबल सेव रहेगा और उसकी अपडेटेड वैल्यू नेक्स्ट टाइम यूज होगी। तो पहली बार आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, नेक्स्ट टाइम 2 प्रिंट होगी और नेक्स्ट टाइम 3 प्रिंट होगी। एग्जीक्यूशन देखिए लिखा हुआ है किस किस तरीके से काम होगा। सबसे पहले आफ्टर एंटरिंग टू द मेन, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूशन फंक्शन 1 इज कॉल्ड, तो आई इज डिक्लेयर्ड एज 1, देन आई प्रिंट होगा और देन आई इज इंक्रीमेंटेड टू 2। गो बैक अगेन, वापस कहाँ जाएगा, मेन फंक्शन में, अगेन फंक्शन कॉल होगा। नाउ 13 स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और आई विल बी प्रिंटेड एज 2। इस बार आई दोबारा डिक्लेयर नहीं होगा, आई जो डिक्लेयर था पहले से जिसकी वैल्यू 2 थी वही प्रिंट हो जाएगी 2, और इसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन कॉल में आई की वैल्यू 3 प्रिंट होगी और इसकी वैल्यू आई की 4 हो जाएगी। इस तरह आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3। इट मीन्स स्टैटिक के केस में वेरिएबल की स्कोप तो खत्म होता है बट उसकी लाइफ परसिस्ट करती है, लाइफ सेव रहती है। तो आउटपुट विल बी 1 2 3, ठीक है। तो इन द अबव एग्जांपल द फंक्शन इज कॉल्ड 3 टाइम्स एंड द value will be different because the definition of function there in increment in which value get stored and then again it is executed when the value get incremented. वैल्यू परसिस्ट कर रही है डिफरेंट फंक्शन कॉल में, इसलिए इसका आउटपुट 1 2 3 आएगा। अगर यहीं पर ऑटो कीवर्ड लगा होता तो आउटपुट 1 1 1 आता। दिस इज द स्टैटिक स्टोरेज क्लास। एंड द लास्ट वन, एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। स्टोरेज मेमोरी में डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0, स्कोप और लाइफ दोनों ही ग्लोबल होती हैं। स्कोप भी ग्लोबल और लाइफ एज लॉन्ग एज द प्रोग्राम डज नॉट कम टू एन एंड।
पूरे प्रोग्राम में, होल प्रोग्राम में इसकी लाइफ रहती है। इट मीन्स कितने भी फंक्शन हो इस प्रोग्राम में, 50 फंक्शन अगर हैं तो सारे फंक्शंस में इसका स्कोप और लाइफ दोनों ही एग्जिस्ट करेगी। किस टाइप के वेरिएबल की? एक्सटर्नल टाइप के वेरिएबल की। द वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। द वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन। इसके दो तरीके होते हैं डिक्लेयर करने के। पहला तरीका तो है एक्सटर्न कीवर्ड लगा दीजिए, जैसे ऑटो लगाते हैं, स्टैटिक लगाते हैं, वैसे ही एक्सटर्न इंट आई। दूसरा तरीका यह है कि वेरिएबल को सारे फंक्शंस के बाहर ग्लोबली डिक्लेयर कर दीजिए, आउटसाइड, जहां पर डिक्लेयर करते हैं हम हेडर फाइल्स, वहां पर सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर कर दीजिए, तो अपने आप ही वो कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नल टाइप का हो जाएगा। लेकिन अगर किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है और स्टोरेज क्लास नहीं यूज की गई है, तब वो ऑटो टाइप का हो जाएगा। डिफरेंस समझिएगा। फंक्शन के अंदर डिक्लेरेशन विदाउट स्टोरेज क्लास, द टाइप विल बी, स्टोरेज क्लास विल बी ऑटो, एंड द डिक्लेरेशन आउटसाइड ऑल द फंक्शंस विदाउट स्टोरेज क्लास, तो स्टोरेज क्लास क्या हो जाएगी? एक्सटर्नल या फिर एक्सटर्न। हम चाहें तो एक्सटर्न कीवर्ड लगा के भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। देखिए, मेन के अंदर डिक्लेयर किया गया है एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल मेन के बाहर डिक्लेयर किया गया है। दोनों ही कैसे हैं? एक्सटर्नल टाइप के हैं। इंट x इज इक्वल टू 12, वो भी एक्सटर्नल है। क्यों? क्योंकि वो सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया गया है, किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया, इसलिए ये कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। अगर किसी फंक्शन के अंदर होता, किसी भी फंक्शन के अंदर, तो कैसा हो जाता है? ये ऑटो, क्योंकि स्टोरेज क्लास नहीं लगी हुई है। और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंट y, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया है, बट स्टोरेज क्लास लगा दी गई है कौन सी? एक्सटर्न, तो भी कैसा हो जाएगा? ये एक्सटर्नल। प्रिंटफ x और y दोनों प्रिंट कराए गए हैं, गेट ch, और एक बाहर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया इंट y इज इक्वल टू 13। तो देखिए, डिक्लेयर किया गया है y वेरिएबल मेन के अंदर, और डिफाइन किया गया है, इनिशियलाइज किया गया है y की वैल्यू y को 13 बाहर, बट जब प्रिंट कराएंगे तो 12 और 13 दोनों प्रिंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल है, कहीं पर भी डिफाइन करिए, कहीं पर भी डिक्लेयर करिए। अगर एक्सटर्नल नहीं होता तो यहाँ पर एरर आती, क्योंकि ब्लॉक के बाहर y को कोई जानता ही नहीं, ब्लॉक के बाहर y का स्कोप ही नहीं, ब्लॉक के बाहर y की लाइफ ही नहीं है। बट चूंकि एक्सटर्नल है, तो मेन ब्लॉक के बाहर भी y की लाइफ एग्जिस्ट करती है, और मेन ब्लॉक के बाहर y को इनिशियलाइज किया गया है, बट प्रिंट मेन ब्लॉक के अंदर कराया गया है। ओके, तो इस तरीके से एक्सटर्नल वेरिएबल का स्कोप और लाइफ दोनों ही ग्लोबल रहती है, स्टोरेज मेमोरी में रहता है, और डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू 0 होती है। देखिए, डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू दो केस में 0 होती है, स्टैटिक के केस में और एक्सटर्नल के केस में। और स्टोरेज 3 में सेम रहता है, ऑटोमेटिक में, स्टैटिक में और एक्सटर्नल में। केवल रजिस्टर के केस में स्टोरेज कहाँ मिलता है? रजिस्टर स्टोरेज क्लास में मिलता है। स्कोप और लाइफ केवल एक्सटर्नल में ग्लोबल होती है, बाकी में लोकल होती है। केवल स्टैटिक में थोड़ा डिफरेंस है। स्टैटिक में क्या है कि स्कोप तो लोकल है, बट लाइफ वैल्यू परसिस्ट करती है, डिफरेंट फंक्शन कॉल में वैल्यू सेफ रहती है, यानी कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन 4 स्टोरेज क्लास, ऑटोमेटिक, स्टैटिक, रजिस्टर एंड एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत एमसीक्यूज आते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर भी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंट x इक्वल 50, एक्सटर्नल है। एक्सटर्न इंट y, ये भी एक्सटर्नल है, क्योंकि एक्सटर्न कीवर्ड लगा दिया गया है। अगर लगाते हैं तब भी एक्सटर्नल रहेगा, नहीं लगाते तब भी एक्सटर्नल ही रहेगा। दो फंक्शन है, वो भी एक्सटर्नल टाइप के हैं, वाइड डिस्प्ले, वाइड फंक्शन। मेन के अंदर देखिए, पहले x को प्रिंट कराया गया है, और फिर डिस्प्ले को कॉल किया गया, फिर फंक्शन को कॉल किया गया। डिस्प्ले क्या कर रहा है? डिस्प्ले y की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और फिर फंक्शन को कॉल कर ले रहा है। फंक्शन क्या कर रहा है? y की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, और सबसे बाहर y की डेफिनेशन दी गई है y इज इक्वल टू 90। क्योंकि y कैसा है? एक्सटर्नल है, तो सारे फंक्शन में यूज हो सकता है, सारे फंक्शंस के बाहर कहीं पर भी उसको डिफाइन किया जा सकता है, कहीं पर भी उसको प्रिंट कराया जा सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल वेरिएबल का लाइफ और स्कोप दोनों ही ग्लोबल होते हैं। इट मीन्स y इज इक्वल टू 90 इनिशियलाइज हो जाएगा, और वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी कहाँ पर? डिस्प्ले के अंदर भी, और वही वैल्यू फंक्शन में भी प्रिंट हो जाएगी। The two different functions are called 3 times in total, but the value remains same. तीनों में ही वैल्यू सेम रहेगी, डिस्प्ले में भी, फंक्शन में भी, और डिस्प्ले के अंदर जो फंक्शन कॉल हुआ वहां पर भी। देखिए, फंक्शन 2 बार कॉल हुआ है, एक बार मेन कॉल कर रहा है फंक्शन को, एक बार डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा है फंक्शन को, बट सभी जगह पर y की वैल्यू क्या रहेगी? 90, और x की वैल्यू 50 रहेगी। तो आउटपुट विल बी 50, 90, 90, 90, 90। पहली बार x की वैल्यू है, बाकी 3 बार कॉल किया गया है डिस्प्ले और फंक्शन, तो तीनों बार वैल्यू क्या रहेगी? 90, 90, 90। तो दिस शोज दैट
when an extern is used outside the function, then whenever it is called any function, then it will return the same value as its scope is global. क्योंकि इसका स्कोप ग्लोबल है तो सारे फंक्शन में वही वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, वही वैल्यू यूज होगी, एंड इट वर्क सेम ग्लोबली इन द होल प्रोग्राम. तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज क्लास. फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया होगा. अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लेकिन उससे पहले एक बार समरी देख लेते हैं आज जो पढ़ाया है, आज जो आप लोगों ने पढ़ा है. दिस इज द बेस. 4 स्टोरेज क्लास पढ़ाई है मैंने आज. स्टैटिक, ऑटोमेटिक, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्नल. चारों में अगर स्टोरेज क्लास का यूज किया गया है तो हम 4 बातें बता पाते हैं: स्टोरेज, डिफॉल्ट रिलेटिव वैल्यू, लाइफ, स्कोप और लाइफ. तो एक बार समराइज कर लेते हैं. स्टोरेज ऑटोमेटिक, स्टैटिक और एक्सटर्नल तीनों का मेमोरी में होता है. केवल रजिस्टर का स्टोरेज जो है वो सीपीयू रजिस्टर्स में होता है. डिफॉल्ट रिलेटिव वैल्यू की बात करते हैं. डिफॉल्ट रिलेटिव वैल्यू 2 में होती है, गार्बेज, और 2 में 0. ऑटोमेटिक और रजिस्टर में गार्बेज और स्टैटिक और एक्सटर्नल में 0 होती है. स्कोप जो है ऑटोमेटिक, रजिस्टर और स्टैटिक तीनों का लोकल होता है. जिस ब्लॉक में डिक्लेयर है उसी में उसका यूटिलाइजेशन उसी में यूज हो सकता है. बट केवल एक्सटर्नल का स्कोप जो है वो ग्लोबल रहता है. और लाइफ ऑटोमेटिक और रजिस्टर की लोकल रहती है. इट मीन्स जैसे ही ब्लॉक खत्म होगा लाइफ खत्म हो जाएगी. बट स्टैटिक के केस में वैल्यू ऑफ द वेरिएबल परसिस्ट बिटवीन डिफरेंट फंक्शन कॉल. सॉरी, स्टैटिक में वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट फंक्शन कॉल में सेफ रहती है या फिर परसिस्ट करती है. और एक्सटर्नल के केस में जो लाइफ होती है वो ग्लोबल होती है. इस पूरे प्रोग्राम में उसकी लाइफ वेरिएबल की रहती है. तो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ आवर 4 स्टोरेज क्लासेस. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ ऑफ द सी प्रोग्रामिंग. टिल देन, टेक केयर.